जय हिंद साथियों। तो कल हम लोग देख लिए थे कंपनी का शासन। कल हम लोग देख लिए थे कंपनी का शासन, जो कि है 1773 से 1858 तक। 1773 से 1858 तक कल ये सारा देख लिए थे। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, चार्टर एक्ट, सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। आशा करते हैं कि आप लोग एक बार घर में पढ़े होंगे, रीडिंग मारे होंगे, तो आप लोग को याद हुआ होगा। ठीक है, तो आज लोग इसी चरण में हम लोग आप ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन, जो 1858 से 1947 तक है, इसको आज हम लोग देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाता है, जिसमें कि आपको 6-7 टॉपिक पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद नियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 पढ़ना है, भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ना। तो इसमें 6 टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग आज 4 टॉपिक को देख लेंगे, क्योंकि अगर सारे टॉपिक को देखेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, 1 घंटा प्लस क्लास हो जाएगा। तो कल हम लोग ये 3 पॉइंट को देख लेंगे और आज हम लोग 4 को देख लेते हैं। ठीक है, तो आज ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू करते हैं। तो चलिए, देखिए हम लोग आ गए हैं ब्रिटिश ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक है। आप लोग को याद रखना है। इसी चरण में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 को देख लेते हैं। देखिए, ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से। देखिए, इसका विशेषता देख लेते हैं पहले हम लोग, इसमें क्या प्रावधान है, क्या कुछ है, क्या नहीं है। देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। मतलब समझे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था पहले, उसको समाप्त करके अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन को सौंप दिया गया है। ठीक है, इस एक्ट के तहत एक नए पद, इस एक्ट के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसके तहत भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जो एक नया पद था। ठीक है, ये याद रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, किस एक्ट के तहत भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, तो आपको उत्तर देना, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो चलिए, इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर उसका समस्त अधिकार राज्य सचिव को सौंप दिया गया। इसका मतलब समझिए दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कार्य करता था पहले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास जो शक्ति था या कार्य करता था, उस समस्त शक्ति को अब भारत के राज्य सचिव के हाथ में सौंप दिया गया, जो एक नए पद का सृजन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार भारत में द्वैत शासन प्रणाली जो 1784 ईस्वी में शुरू हुई थी, उसे समाप्त कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा, किस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858, जो पहले 1784 में शुरू हुआ था, उसको द्वैत शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, आगे क्या कहता है, भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, भारत का सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। भारत का सचिव ब्रिटिश मंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा तथा 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। इनका खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसके तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके तहत भारतीय मामलों पर, मतलब भारत के अनेक मामलों पर, अनेक कानून व्यवस्थाओं पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया।
और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया मुगल सम्राट के पद को, तो 1858 के एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, इसके तहत भारत ने मंत्री पद की व्यवस्था की। इसी एक्ट के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसी एक्ट के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसी एक्ट के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। 1858 के एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, एवं प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली तथा आज़ादी के समय राज्य सचिव के पद पर लिस्टोवेल थे। आज़ादी के समय राज्य सचिव के पद पर कौन थे? 1858 के सचिव पर लॉर्ड स्टैनली थे सचिव के पद पर, और आज़ादी के समय लिस्टोवेल थे। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए इसके तहत कौन कौन से प्रावधान हुए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में निम्नांकित कर सकता था। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो होता है साथियों हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या कहता है। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम कितने 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम से अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्य का प्रावधान किया गया। इसमें आधे सदस्य को गैर सरकारी होना आवश्यक था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने वर्ष 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों बनारस के राजा बनारस के राजा, कहाँ के राजा? बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। किसको मनोनीत किया गया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसने वायसराय को विशेष अधिकार व आपात स्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसने वायसराय को विशेषाधिकार, मतलब कोई विशेष अधिकार आपात स्थिति में, आपातकाल जैसे हो गया उसमें अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। आपको पता है कि अभी के समय में राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और राष्ट्रपति को सिर्फ अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है। वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसे अध्यादेश का अवधि मात्र 6 माह की होती थी। अध्यादेश की अवधि कितने माह की होती थी? 6 माह की अध्यादेश की अवधि होती थी। ठीक है, इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा के कार्य करने के नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में की। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की? तो 1861 में की। ठीक है,
बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके तहत आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, इसके तहत बंगाल 1862 तथा इसके तहत बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके तहत बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नए टॉपिक, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए देखिए। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद के संबंध में न्यूनतम 10 अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी निर्धारित किए गए। पहले 12, अब इसको 16 अतिरिक्त कर दिए गए। ठीक है, इसके पहले इसकी न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 हुआ करती थी। हम लोग आगे पढ़े, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 हुआ करती थी, लेकिन इसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दिए गए, मतलब बढ़ा दिया गया है। 6 से 10 कर दिया गया है और 12 से 16 कर दिया गया। ठीक है, देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके तहत भारत के अधिकारों में वृद्धि की गई। इसके तहत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए, इस जगह से क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत जो है बजट पर बहस और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसको लोग आपको याद रखना। किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने से अधिकार नहीं दिया गया, मतलब कि उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न जो जिसका किसी अर्थ नहीं है वो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। अब नोट पॉइंट देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत, ये आपको बहुत याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कौन में पूछा है, 1275 में, 2446 में पूछा है, हमको पता नहीं है, लेकिन बिहार एसआई में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसको याद रखना, ब्रिटिश काल में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत की गई और जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बजट प्रणाली की शुरुआत? जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। इसको आप लोग को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, इसके बाद 3 टॉपिक बच जाएगा, उसको हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। हम दो बार क्यों बोलते हैं, ताकि आपके दिमाग में अट्रैक्ट हो बात की, फंसे बात की, भुलाना नहीं है आपको। ठीक है, जितना बार आप याद करिएगा, जितना बार आप सुनिएगा, उतना आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए। इस अधिनियम को वर्ष 1909 ईस्वी में सर अरुण लैंड की समिति के रिपोर्ट पर पारित किया गया। इस एक्ट को वर्ष 1909 ईस्वी में सर जॉर्ज अरुण लैंड की समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करवाने में भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय मिंटो द्वितीय का योगदान था। इस अधिनियम को पारित करवाने में
भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का योगदान था, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, इस अधिनियम में नियम ने पहली बार मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन में आप लोग को मिलेगा तो आप लोग याद रखिएगा, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। पहली बार पृथक निर्वाचन का प्रावधान 1909 के एक्ट के तहत किया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान। ठीक है, इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही कर सकते थे। मतलब इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिमें कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ठीक है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर केंद्रीय परिषद की सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 की कर दी गई। पहले 12 था, उसके बाद बढ़ा के 16 कर दिया गया, अब 16 से बढ़ाकर इसको 60 कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। विधान परिषद के सदस्यों को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने तथा बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन मतलब संगठन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य या विधि सदस्य बनाया गया। किसी को तो आपको याद रखना है, 1909 में के एक्ट के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है, इसके तहत विधान परिषद के सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसी के तहत विधान परिषद के सदस्य को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच.एच. एकविथ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा। 1909 ईस्वी के अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है 1909 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे पारित होने के समय, एच.एच. एकविथ। ठीक है, एच.एच. एकविथ थे। ठीक है, इस नियम के बारे में निम्न टिप्पणी दी गई। कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा टिप्पणी दी गई, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे वीडियो को। ठीक है, देखिए कौन कौन सी क्या टिप्पणी दी है। देखिए आर.सी. मजूमदार, पहले आर.सी. मजूमदार क्या बोले इस नियम के बारे में। 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। ये आप लोग को याद रखना, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है। आर.सी. मजूमदार ने बोला है 1909 के, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देते हैं हम लोग को। किसने कहा 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है, आपको दे देगा ऑप्शन में लॉर्ड मिंटो, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, आर.सी. मजूमदार। तो आपको आर.सी. मजूमदार टिक करना। ठीक है, देखिए के.एम. मुंशी ने क्या कहा। के.एम. मुंशी ने कहा, इसके अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया। ये भी याद रखना है, के.एम. मुंशी के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, के.एम. मुंशी को देख ली। अब उसके बाद देखते हैं लॉर्ड मिंटो ने क्या किया लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम के बारे में लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाक के मुंह में दांत बोड़े हैं। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को खत लिखा और कहा कि हम नाक के मुंह में दांत बोड़े हैं और इसका फल भीषण होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने इस पे क्या कहा। महात्मा गांधी जी ने कहा, इस अधिनियम को भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को भारत का सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया। ठीक है, आपको यह ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा
किस विद्वान या किस नेता ने 1909 के अधिनियम को सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया? सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब आ गया भारत शासन अधिनियम 1919। तो हम लोग इसका कल देखेंगे। हम लोग बोल दिए थे पहले कि हम बोल दिए थे कि 4 टॉपिक आज करवाएंगे और 3 टॉपिक जो बच गया उसको कल करवाएंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, 1909 के 1909 एक्ट 1909 के भारत शासन अधिनियम ख़त्म हो गया। अब हम लोग 1947 1919 के भारत शासन अधिनियम को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप लोग घर पर रीडिंग मार लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में। जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसे आप लोग माफ़ कीजिएगा। तो जय हिंद।